हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है और एनपीएस है, दोनों में कंपैरिजन करके बताएंगे कि दोनों में से कौन अच्छा है। और ये आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, मैं कंपैरिजन कर दूंगा अलग अलग एंगल से और आप खुद देख लीजिएगा। और जो पिछला वीडियो थे उसमें जितने भी कमेंट आए थे उनमें मैक्सिमम कमेंट का आंसर इस वीडियो में दे देंगे, और अगर कुछ भी कमेंट रह गया बच गया तो आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा, अगला जो वीडियो आएगा उसमें बचे हुए कमेंट का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कमेंट है उसको मैंने नोट कर लिया है और इसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जैसे कि जो एनपीएस है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें आपको पता ही है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है एज वेल एज डिफाइंड बेनिफिट्स। इसमें ये बता दिया गया है कि कितना आपको कंट्रीब्यूट करना है और कितना आपको मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि 10% इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा, कर्मचारी का, और 18.5% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और बेनिफिट भी इसमें बता दिया है कि इसमें पेंशन कितना मिलेगा, जो कि 50% यानी 50% ऑफ बेसिक प्लस डीएनएस रिलीफ। और जो 50% बेसिक बताया, जो 50% बेसिक, तो बेसिक कौन सा होगा, द लास्ट 12 मंथ का एवरेज होगा, लास्ट 12 मंथ का एवरेज होगा। ठीक है, और जो उस पर डीएनएस रिलीफ मिलेगा। और जो फैमिली पेंशन में क्या मिलेगा, तो फैमिली पेंशन भी बता दिया है कि इसमें कि जो भी आपको जो पेंशन मिल रहा था, मतलब पेंशन का बेसिक राशि, तो बेसिक का 60% प्लस डीएनएस रिलीफ फैमिली पेंशन मिलेगा। लमसम अमाउंट भी उसने बता दिया है, फिक्स कर दिया है, जिसका फार्मूला है। तो मैं पिछले वीडियो में कमेंट करके बताया था कि मतलब कैलकुलेट करके कि कैसे कैलकुलेट करना है, और इस वीडियो में भी बता देंगे। लास्ट तक आप देखेंगे तो लास्ट में ये भी कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, और जो एनपीएस है, तो एनपीएस में आपको पता ही है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है 10% एम्प्लॉई का, 14% गवर्नमेंट का। लेकिन इसमें डिफाइंड बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट आपको कितना मिलेगा ये पक्का नहीं है, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, तो आपको पता नहीं है कि पेंशन कितना मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट पर डिपेंड करता है, तो हो सकता है ज़्यादा भी मिले, हो सकता है कम भी मिले। ठीक है, और जो इसमें जो बेनिफिट है, फुल बेनिफिट, तो यूपीएस के लिए अगर 25 ईयर्स के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं या 25 ईयर सर्विस के बाद आप रिटायरमेंट होते हैं, ठीक है, तो उस तभी आपको कम से कम 25 साल सर्विस होगा, तभी आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन जो एनपीएस है उसमें फुल बेनिफिट लेने के लिए आपको कम से कम 60 ईयर्स सर्विस करना पड़ेगा, तब आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। अगर ग्रेचुइटी के बात की गारंटी की बात किया जाए कि, तो जो यूपीएस है उसमें आपको गारंटी है कि आपका पेंशन कितना मिलेगा। जैसा कि बताया कि पेंशन की गारंटी है, कि पेंशन की एश्योरिटी है, उसी तरह फैमिली पेंशन भी गारंटी है कितना मिलेगा। मिनिमम एश्योर्ड जो आपका अमाउंट है पेंशन का, वो भी मिलेगा कि 10,000 प्लस डीएनएस रिलीफ तो कम से कम मिलेगा, कितना भी आपका कम सर्विस होना हो, लेकिन वो 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो आपका एनपीएस है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना आपको मिलेगा। ठीक है, पेंशन की बात किया जाए तो 50% ऑफ बेसिक प्लस डीएनएस रिलीफ मिलेगा यूपीएस में। लेकिन जो एनपीएस है उसमें वही है, बात है कि डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ कॉर्पस एंड टाइप ऑफ इन्विटी। तो आपका कितना कॉर्पस जमा हुआ है और कौन सा इन्विटी प्लान आपने खरीदा है, जैसे कि विथ रिटर्न ऑफ कॉर्पस, विदाउट रिटर्न ऑफ कॉर्पस, फैमिली जो पेंशन है केवल खुद के लिए, फॉर खुद के लिए और फैमिली के लिए भी। ठीक है ना, तो कौन सा खरीदे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, फैमिली पेंशन जो यूपीएस में 60% ऑफ बेसिक जो मिल रहा था पेंशन एम्प्लॉय को, उसका 60% प्लस डीएनएस रिलीफ मिलेगा। और जो एनपीएस में डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ कॉर्पस एंड टाइप ऑफ इन्विटी। एस्यूरिटी की बात किया जाए तो 10,000 रुपया कम से कम बेसिक प्लस डीएनएस रिलीफ मिलेगा आपको यूपीएस में, लेकिन 10 साल सर्विस हो जाना चाहिए। और एनपीएस में कोई आपका एस्यूरिटी नहीं है कितना मिलेगा। ठीक है, लेकिन लमसम अमाउंट की बात किया जाए कि तो एज पर गिवन फार्मूला, जो फार्मूला दिया है उसमें मैंने पिछले वीडियो में कैलकुलेट करके भी बताया कितना लमसम अमाउंट मिलेगा यूपीएस में। और जो एनपीएस में 60% ऑफ कॉर्पस, जितना भी आपका कॉर्पस है तो मैक्सिमम 60% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो आपका जो कम तो कितना भी कर सकते हैं, 40%, 30%, जितना भी, लेकिन मैक्सिमम 60% निकालेंगे। और 40% रहेगा वो आपको एनविटी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, एनविटी प्लान। रिस्क की बात किया जाए तो यूपीएस में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यह आपका श्योर है, इसमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट घट रहा है बढ़ रहा है। लेकिन जो आपका एनपीएस है तो उसमें रिस्क है, मार्केट रिस्क है, क्योंकि इसमें फ्लैक्चुएट हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो आपका कॉर्पस कम हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट की बात किया जाए तो एनपीएस यूपीएस में भी कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो अभी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, अभी नोटिफाई नहीं किया है। और जो एनपीएस है उसमें जो लमसम अमाउंट आप निकालते हैं 60% तक, तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और जो 40% से इन्विटी पर प्लान खरीदेंगे तो उससे जितना पेंशन मिलेगा, तो पेंशन किस टैक्स स्लैब में आता है उस हिसाब से उस पर
टैक्स लगेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन की बात किया जाए तो जो यूपीएस में जो आपका पेंशन मिलेगा वह महंगाई के साथ एडजस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि उसको महंगाई के साथ डीएनएस रिलीफ आपको मिलेगा तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो एनपीएस है उसमें जो आपको पेंशन मिलेगा वो फिक्स रहेगा, मार्केट मतलब महंगाई बढ़ेगा फिर भी आपको पेंशन उतना ही मिलेगा, ठीक है। और आफ्टर डेथ ऑफ स्पाउस, जो यूपीएस है तो स्पाउस का डेथ हो जाएगा उसके बाद कुछ पैसा वापस नहीं मिलेगा। आपका डेथ होगा तो फैमिली को, आपको वाइफ को पेंशन मिलेगा, लेकिन वाइफ का डेथ हो जाएगा तो कोई पैसा आपको फैमिली को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका एनपीएस है उसमें ऑप्शन रहेगा कि आप कौन सा एन्युटी चूज करते हैं। अगर विथ रिटर्न ऑफ कॉर्पस चूज करते हैं तो आपको वाइफ के डेथ के बाद या हस्बैंड के डेथ के बाद आपको जो बेटे बेटी हैं जो भी लीगल हायर हैं उनको मिल जाएगा, ठीक है। पार्शियल विथड्रॉल की बात किया जाए तो एनपीएस यूपीएस में कोई ऑप्शन नहीं है कि पार्शियल विथड्रॉल आप नहीं कर सकते, लेकिन एनपीएस में है कि 25% ऑफ पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बेटी की शादी करनी है उसके एजुकेशन के लिए, ठीक है, चाहे घर बनाने के लिए, ठीक है, इस टाइप से कुछ, चाहे कुछ बीमारी के लिए आप खरीद सकते हैं, मतलब पैसे निकाल सकते हैं पार्शियल विथड्रॉल। अगर पार्शियल विथड्रॉल आपको करने नहीं आता है, अगर जानना चाहते हैं कि पार्शियल विथड्रॉल किस केस में कर सकते हैं और करने का क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। वीआरएस की बात किया जाए तो जो यूपीएस है उसमें 25 साल सर्विस हो जाएगा, उसके बाद ही आपको फुल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन पेंशन कब से मिलना चालू हो जाएगा, जब आपका एज सुपर एनिमेशन के एज में आप आ जाएंगे। जैसे कि आपका जब 60 ईयर्स पूरा उस समय आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो जब आपका 60 ईयर्स पूर जाएगा उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन जो आपका एनपीएस है उसमें 20 ईयर सर्विस हो जाएगा, उसके बाद जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे ग्रेचुइटी, लिव इनकेसमेंट, सारे बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और जो रिटायरमेंट जो 56G के अंतर्गत होता है, जो कंपलसरी रिटायरमेंट गवर्नमेंट करती है, तो उस केस में दोनों ही में, यूपीएस में एंड एनपीएस में रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो चलिए अब जो क्वेश्चंस थे, जो भी आपके डाउट थे उसे अब क्लियर करते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन था कि 18 मंथ का जो गवर्नमेंट एरिया रोक दिया था कोविड-19 पीरियड में, तो क्या वह मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 2 बार, एक लोकसभा में आया था 2023 में, तो उसमें पूछा गया था 3 क्वेश्चन कि वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी प्लान टू रिलीज द डीए, जो 18 मंथ का डीए है उसे रिलीज करने का कोई गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है। उसका जो एरिया रोक दिया गया था स्टॉप ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर इन द नियर फ्यूचर एंड इफ सो द डेडलाइंस डिटेल्स देयर एंड द टाइम, कब तक वो रिलीज करेगा। तो एक और क्वेश्चन आया था, द रीजन फॉर द डिले इन द रिलीज ऑफ से डीए। उन्होंने पूछा था कि अभी तक क्यों नहीं रिलीज किया गया है, इसका क्या कारण है ना। और टोटल अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ डीए एरिया टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उन्होंने पूछा ये भी था कि कितना फंड ज़रूरत पड़ेगा डीए रिलीज करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आंसर दिया है तो उसमें ई एंड बी का आंसर दे दिया है, तो सी जो है उसमें वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने बताया कि डज नॉट एराइज, सी का जो आंसर है कि रिलीज नहीं किया जाएगा, डज नॉट एराइज हाउ एवर एन अमाउंट ऑफ इतना, जो 34,402 करोड़ हैड बीन सेव्ड, जो डीए एरियर नहीं दिया गया उससे इतना करोड़ रुपया बचाया गया है ना, एंड यूटिलाइज टू टाइड ओवर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आया था गवर्नमेंट पे, जैसे कि उसमें मुफ्त में राशन दिया गया था, कोविड का वैक्सीन लगाया गया था इस सब में, और इकोनॉमिक स्लो हो गया था क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी ना। तो उसी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो फ्रीज किया गया था वह 3 इंस्टॉलमेंट फ्रीज किया गया था, तो वह अब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता देते हैं कि एक दोस्त ने यह पूछा था कि जो सर मेरा टोटल सर्विस 14.6 ईयर्स है और पेंशन 6 ईयर है, पेंशन ग्रेचुइटी एंड लिव इंक्रीमेंट कितना मिलेगा। उन्होंने पूछा कि मेरा सर्विस इतना है 14.6 ईयर टोटल लेंथ ऑफ सर्विस और 25,000 उनका बेसिक है, लास्ट बेसिक एवरेज, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि कितना मिलेगा, तो चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनपीएस यूपीएस है, तो यूपीएस में उन्होंने एक कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया है, तो वहीं से मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपने बताया कि आपका 25 साल आपका सर्विस हो गया, ठीक है ना। तो 25 साल तो कैलकुलेट करने का फार्मूला है, पेंशन कैलकुलेट करने का P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC, ठीक है। तो IC/BC
तो यहाँ पर ये आपने बताया कि आपका सर्विस है 14 पॉइंट कितना 5 बताया था ना सर, 14.5 बताया था। तो 14.5 मतलब 14 साल और 6 महीना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पी क्या होता है कि जो लास्ट आपका एवरेज बेसिक पे है तो वो हो जाएगा। तो आपने बताया कि 25 है तो 25,000/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 25,000/2 25,000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू Q/300। तो जो क्वालिफाइंग सर्विस आपने बताया कि 14 साल एंड 6 महीना है ना, तो 14 ईयर मतलब हो गया कि Q महीने होते हैं ना, मंथ। Q जो है आपका मंथ है, ठीक है ना। Q जो है कि आपका कितना सर्विस जो हुआ उसका मंथ कितना है, ठीक है। तो इतने में कितने मंथ हो जाएंगे, जैसे कि 14.5 गुने 12 अगर करेंगे, 14.5 गुने 12 करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 14 गुने 12 अगर करते हैं, पॉइंट में आप कर लेना, ठीक है ना। तो 12 चौक 48 हो गया, एंड 12 एकम 12 एंड 4 16, 12 चौक 48 और 12 एकम 12 4 16, तो 168/300, 168/300, ठीक है ना। अब IC/BC आपका 1 ही हो जाएगा। अगर आपने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया होगा, आपने कुछ बताया नहीं है कि पार्शियल विथड्रॉल किया है नहीं, तो मान लेते हैं कि आपने नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो IC और BC दोनों बराबर हो गया था, और बराबर होगा तो दोनों कट के 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपका बेसिक 45,000/2 था, तो 45,000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आप इतना 45,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 300, इसको आप कैलकुलेट करके देखोगे, जो भी आपका आएगा वही आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं खुद से, ठीक है ना। और चलिए मैं कैलकुलेट करके भी आपको बता ही देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ये जो मेरा कैलकुलेटर, 1 मिनट, जो मेरा कैलकुलेटर है मैंने खोल लिया। तो 45,000, 1 मिनट, 45,000 भागा 2 कर देते हैं तो आपका 22,500 आ गया ना, 22,500। तो 22,500 गुने आपका आया था वो कितना आया था, 1 मिनट, आपका 14.5 था ना ईयर। अब एक ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, 12, तो 174 हो जाएगा, 174, ठीक है। तो 174 गुने 22, 174, 1 मिनट, 174 गुने 22,500 करेंगे, 3,915। ये तो बहुत कम आ रहा है, ये तो बहुत कम आ रहा है एक्चुअली। 1 मिनट, जो फार्मूला था आपका 22,500 अच्छे गुने Q/300, अच्छे से 300 से डिवाइड करना पड़ेगा, 300 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट, तो इसमें जो भी आपका 22,500 गुने 174 किए हैं, जो भी आया उसमें 300 से डिवाइड करो, 300 से, तो 13,050 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। कितना बनेगा दोस्तों, 13,050 रुपया। ये पूरा मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि 13,050 रुपया आपको पेंशन मिलेगा, अगर आपने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, ठीक है। अगर इसी तरह से कोई और दोस्त लोग अपना कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी अपना कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे कि आपको बस पी के जगह आपको क्या रखना होगा, जो लास्ट 12 मंथ का बेसिक पे है वो रखना होगा, और क्यू के जगह आपका टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है, जो भी क्वालिफाइंग सर्विस है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ में कन्वर्ट कर लो। और फिर उसके बाद है जो IC एंड BC, अगर आपने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है तो IC एंड BC दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। अगर पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है तो तो आप ऐसे मानो कि अगर नहीं किया रहता तब कितना रहता, तो जब नहीं किया रहता तब जो होता वो BC होगा, और जो
पार्शियल थ्रोट आउट करने के बाद जो आया वो आईसी आएगा, ठीक है ना। तो वो रह के आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि जो क्वालिफाइंग सर्विस से क्यू है वो क्यू मैक्सिमम 300 हो सकता है, 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि क्यू एक्सीड 300 इट विल बी टेकन एज 300, ठीक है। 300 से ज़्यादा नहीं ले सकते। और जो आईसी एंड बीसी है तो वो तो आप देख सकते हैं। और आईसी एंड बीसी भी मैक्सिमम मतलब दोनों बराबर ही हो सकता है ना, कि ऐसा नहीं कि आईसी आपका ज़्यादा होगा। आईसी आपका अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाएगा ना, लेकिन यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बीसी के बराबर ही लिया जाएगा मैक्सिमम। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई 25 साल से ज़्यादा सर्विस किया है तो उस केस में उसका आईसी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। या किसी ने मार्केट वाला में अपना खुद से इन्वेस्टमेंट प्लान चूज कर लिया है तो हो सकता है उसको फ़ायदा हो जाए, तो उस केस में आईसी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आपने खुद से प्लान चूज किया है और उस केस में मार्केट के कारण आपका जो वैल्यू घट गया तो उस केस में आईसी कम हो जाएगा। तो जितना भी कम हो जाए उसको उतना आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपका पूरा नहीं करते तो आपको पेंशन कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसे थोड़ा समझाने में टाइम लग गया क्योंकि ये कैलकुलेट करना था ना, ठीक है। तो अब देख सकते हैं जो अगला है कि अगर 45 ईयर के एज में एनबीएस वीआरएस लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं तो पेंशन कब से मिलेगा। जब आपका सुपर इन्वेशन का एज हो जाएगा, जब 60 ईयर्स आपका हो जाएगा तभी से पेंशन मिलना चालू होगा, ठीक है ना। तो पेंशन कब से मिलेगा, डेट ऑफ वीआरएस से या आफ्टर फ्रॉम डेट ऑफ सुपर इन्वेशन से। डेट ऑफ सुपर इन्वेशन होगा तभी से आपका पेंशन मिलना चालू होगा। तो पेंशन का कम्यूटेशन होगा या नहीं, तो दोस्तों जो पेंशन है पेंशन का कम्यूटेशन इसमें नहीं होगा। अभी तक के जो रूल्स है उसके अनुसार तो नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम होता था जो एनपीएस है उसमें भी कम्यूटेशन नहीं होता था, ठीक है। एनपीएस में कम्यूटेशन नहीं होता था। और जो ये आपका है जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें अभी होगा या नहीं इसके बारे में भी कोई गाइडलाइंस नहीं आया, ठीक है। अब जो है कि जिस कर्मचारी की 10% की कटौती नहीं हुई है उस कंडीशन में पेंशन की कैलकुलेशन कैसे होगा। तो जैसे अभी आपको बताया कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अगर आपका 10% की कटौती नहीं हुई है तो इस केस में अगर क्या होता कि जैसे कि आपने यहाँ देखा कि जो इसका फॉर्मूला था कि P/2 इंटू क्यू क्वालिफाइंग सर्विस बाई 300, ठीक है। 300 इंटू IC/BC, ठीक है। तो देख लो P/2 तो आपका जो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q100 इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब IC एंड BC में आपका डिफरेंस आ जाएगा। IC एंड BC में इसलिए डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि आपने जो अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट हर महीना आपका जमा होता तो जितना जमा होता वही आपका बेंचमार्क कॉर्पस कराएगा। अगर किसी महीना मिसिंग है तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कम हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक आपका जो पेंशन है कम मिलेगा। आपका फुल जो 22,500 मतलब बेसिक आधा प्लस डीएनएस मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो आईसी कम हो जाएगा तो बीसी ज़्यादा रहेगा तो यह पॉइंट में आ जाएगा। जो पॉइंट में आ जाएगा तो कैलकुलेशन करने पर वह आधा से कम आ जाएगा, जो बेसिक आधा है उससे कम आ जाएगा, जिसके कारण आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो इस केस में अगर आपका नहीं जमा हुआ है, अगर तो क्या करना होगा कि जब आपका रिटायरमेंट होगा तो जितना कम पड़ रहा है बेंचमार्क कॉर्पस से इंडिविजुअल कॉर्पस उतना आपको जमा कर देना। अगर मान लेते हैं कि आपका बेंचमार्क कॉर्पस 60 लाख होता है, ठीक है, और आपका इंडिविजुअल कॉर्पस मान लेते हैं कि 58 लाख है, तो 2 लाख आपको उसमें डाल देना पड़ेगा। 2 लाख का भरपाई कर देंगे तो फिर आपका जैसे नॉर्मल मिलता है मैक्सिमम बेसिक का आधा प्लस डीएनएस स्लिप वो आपको मिलने लगेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो 22 ईयर में रिटायर होगा उसको यूपीएस में कितना पेंशन मिलेगा। तो जो अभी कैलकुलेट करने का आपको फार्मूला बताया तो उसी हिसाब से मिलेगा कि जैसे कि आपका बेसिक तो ये तो आपको ये पता चलना होगा कि जैसे कि 1 मिनट आपको कैलकुलेटिंग करके बताता हूँ। जैसे कि आपका बेसिक जो पे है ये तो अभी पता नहीं कि आप कितना है, तो जो भी मान लेते हैं कि पी है तो P/2 इंटू क्यू क्वालिफाइंग सर्विस है तो 22 गुने 12 करेंगे, 22 गुने 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 तो 2 26, 264 आएगा ना। 264 डिवाइडेड बाई 300 ना इंटू IC/BC। मान लेते हैं कि आपने कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया तो IC/BC तो बराबर हो गया तो कट के 1 ही हो जाएगा। तो इस केस में आपका ये आ जाएगा फार्मूला
P/2 जो भी लास्ट बेसिक पे है उसको डिवाइड 2 कर दिए इंटू 264 डिवाइडेड बाई 300। इसका कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपका बेसिक मुझे पता नहीं है तो इसलिए आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है कि क्या 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वापस मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक जो रूल्स हैं, जो भी गजट नोटिफिकेशन है उसके अनुसार तो नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में कोई गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन जारी करे, कोई सर्कुलर जारी किए और दे दे, तो फ्यूचर के बाद कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। अगला है कि 25 ईयर में VRS लेने पर क्या तुरंत पेंशन मिलेगा या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज। तो ये ऊपर ही बता दिया कि जब 60 ईयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि जितने भी आपके प्रश्न थे सारे प्रश्न का आंसर इस वीडियो में मिल गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना और अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसी तरह के सर्विस रूल से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सर्विस रूल्स से संबंधित, जितने भी जैसे LTC के रूल्स, लीव रूल्स और जो भी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस रूल, NPS, UPS, 8 पे कमीशन, इस सारे के बारे में प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फ्रेंड्स।